तैयार हो जाओ दोस्तों, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल सुपर लेवल मानवा में। इस चैप्टर की शुरुआत वहां से होती है जहां से पिछला चैप्टर खत्म हुआ था। हम लोग चैप्टर की शुरुआत में देखते हैं कि अपना नरेटर बता रहा था उन तलिस्मन के बारे में। जब तुम इन तलिस्मन का यूज करोगे तुम्हारे आसपास जितने भी डिमन होंगे उनकी सारी मैजिक एबिलिटीज सप्रेस हो जाएगी। और ये सारी बातें डिओड्रांड ने अपनी आर्मी के जितने भी सोल्जर थे उन सबको बताई थी। और साथ में उसने ये भी बोला था तुम इसके बारे में किसी को बताना मत। जब तुम किसी भी डिमन से लड़ो तो इसका यूज करना, इससे तुम्हारा ही फायदा होगा, क्योंकि वो मैजिक का यूज नहीं कर पाएंगे तो तुम उनको आसानी से हरा दोगे। तो इसको हमेशा अपनी स्लिप के अंदर ही रखना, कभी भी इसको बाहर मत निकलने देना। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर लूपनी नाइट के दोनों सोल्जर बोल रहे थे क्या हो गया, कुछ गलत हो गया क्या, तुम मैजिक का यूज क्यों नहीं कर पा रहे। इधर सामने से सैन एम्पायर के सोल्जर एक दूसरे से बात कर रहे थे। वो सोच रहे थे क्या इनके अंदर इंटरनल फाइट चल रही है। उतने में ही दूसरा सोल्जर बोलने लगता है हम अपनी एनर्जी को क्यों वेस्ट करें, इनको पहले फाइट करने दो, जो जीतेगा हम उसको बाद में मार देंगे क्योंकि वो थक चुका होगा जब तक। इधर अपने लेफ्टिनेंट के मिलान ने अटैक कर ही दिया था अपने 11th कॉर्प्स कमांडर पर। वो सोच रहा था ये मुझ पर अटैक क्यों कर रहा है, वो सोचे जा रहा था क्यों ये मुझ पे ही क्यों अटैक कर रहे हैं। उतने में ही दूसरा सोल्जर उसके पीठ में अपना स्वॉर्ड को घुसा देता है और वो बोले जा रहा था तुम ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ। जैसे ही ये सब मिलान सुनता है वो बोलने लगता है हम बॉस को बिना बताए यहाँ आए हैं, इस वजह से हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है, ये सारा काम हमें जल्द से जल्द कंप्लीट करना ही पड़ेगा। उतने में ही 11th कॉर्प्स कमांडर को गुस्सा आ जाता है। वो उन दोनों को दूर हटाते हुए बोलने लगता है तुम कमीने, तुम्हारी इतनी हिम्मत कैसे होगी मुझ पे अटैक करने की। इधर बेचारे कॉर्प्स कमांडर की हालत खराब हो गई थी क्योंकि उसके सीने में एक शॉट घुसी हुई थी। उसको निकालने के बाद उसमें से काफी ब्लड भी आ रहा था और वो उसको रोकते हुए बोले जा रहा था तुम मुझ पर अटैक ही क्यों कर रहे हो, भले तुम लोग मुझे पसंद नहीं करते इसका मतलब तुम मुझ पर अटैक नहीं करोगे, तुम मुझे बताओ मैंने क्या करा है। इतना सुनते ही मिलान भी बोलने लगता है मुझे उस दिन समझ में आया जब बॉस आए थे सैन एम्पायर पर अटैक करने के लिए, मुझे तब पता लगा कि वो सैन एम्पायर के अलावा दूसरी चीज पे भी एम कर रहे हैं। अब मुझे समझ में आया वो तुम पे एम कर रहे थे। और वो पुरानी बातों को याद करने लगता है जब वो डियोनार्ड से बोल रहा था बॉस आप कहाँ जा रहे हो इतनी रात को। ये बात सुनते ही अपने डियोनार्ड बोलने लगता है तुम अपना मुंह बंद रखो और अपने कैंप के अंदर वापस लौट जाओ। तभी हमें समझ में आ गया था कि बॉस डीमन के बारे में कुछ ना कुछ तो करने ही वाले हैं, इस वजह से वो इतनी रात में गए थे और हमने ये वाले तलिस्मन बॉस से लिए भी तो थे यूज करने के लिए। और इन बातों को जोड़कर मुझे एक चीज पता लगी, बॉस जा रहे हैं किसी न किसी कमांडर को मारने के लिए और हमारे कैंप के अंदर सिर्फ एक ही कमांडर है वो तुम, तो इसका मतलब ये है कि तुम आज मरोगे हमारे हाथों से। इधर कॉर्प्स कमांडर की हालत खराब हो गई थी। वो सोचा जा रहा था क्यों इन्होंने मुझ पे ही अटैक क्यों करा। फिर उसके भी समझ में आ जाता है और वो बोलने लगता है मुझे बिलीव नहीं हो रहा है सर डियोन हमारे साथ बिट्रे कर चुके हैं और वो अब एक ट्रेटर बन चुके हैं डिमोनिक रिलम के अंदर। और ये बोलने के बाद वो अपने दांत कसते हुए सोचने लगता है अब मुझे समझ में आया हमारी इंफॉर्मेशन किसने लीक करी थी, मैं कहाँ पे गया हूँ और कौन सा काम कर रहा हूँ, उन्हें कैसे पता लगा इतनी जल्दी। ये सारा काम डियोनहार्ट का था, उसने ही ये ट्रैप बिछा रखा था सिर्फ मुझे मारने के लिए। और ये सब कुछ सोचने के बाद वो उड़ते हुए बोल रहा था मुझे जल्द से जल्द ये सारी रिपोर्ट डिवन किंग को बतानी पड़ेगी क्योंकि डियोनहार्ट ने हमारे साथ बिट्रे कर दिया है। और उसके सामने कुछ ह्यूमन आ रहे थे, उनको हटाते हुए बोल रहा था हटो मेरे सामने से, तुम जैसे कीड़े मेरे सामने कुछ नहीं हो। इधर सामने से दोनों नाइट उसको रोक देते हैं और बोल रहे थे तुम्हारी इतनी हिम्मत तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन उन दोनों को कॉर्प्स कमांडर को रोकने में हालत खराब हो जाती है। वो सोच रहे थे ये कितना फास्ट है, भले ही हमने इस पे तलिस्मन का यूज करा है उसके बाद भी ये इतना फास्ट है। अब मुझे समझ में आया कि ये कॉर्प्स कमांडर की पावर कितनी होती है। इधर कॉर्प्स कमांडर मिलान पर अटैक करने के लिए जा रहा था लेकिन पीछे से क्लेटर आ जाता है। वो बोलने लगता है डीमन तुम कहाँ जा रहे हो, तुम्हारे पीछे कोई आ रहा है। जैसे ही क्लेटर ये बोलता है अपना कॉर्प्स कमांडर भी बोलने लगता है तुम क्या पागल हो, मुझे क्या पता नहीं था तुम यहाँ पे हो। और वो पीछे मुड़ के एक स्माइल देने लगता है। क्लेटर सोचने लगता है शिट यार मैंने ये गलत कर दिया, इसने मुझे पकड़ लिया। उतने में ही मिलान आ जाता है उसे बचाने के लिए। वो सीधा अटैक अपने ऊपर ले लेता है लेकिन वो उसको डॉज कर पाता उससे पहले ही उसकी आंख के नीचे एक कट लग जाता है। और उस कट को देख के क्लेटर बोलने लगता है तुम ठीक हो ना। इधर अपना मिलान बोले जा रहा था मेरी आंख काफी दर्द हो रहा है मेरी आंख में। इधर वो एक दूसरे से पूछ रहे थे तुम ठीक हो ना। दूसरी तरफ से कॉर्प्स कमांडर क्लेटर के छाती पे पैर रख देता है और बोलने लगता है क्या हो गया, तुम्हारे साथ कुछ गलत हो रहा है क्या। और अपना क्लेटर कुछ कर पाता उससे पहले ही अपने कॉर्प्स कमांडर ने एक स्पेयर को उसके छाती में घुसा दिया था। उसको देख के अपना मिलान बोलने लगता है क्लेटर तुम ठीक हो ना। उतने में कॉर्प्स कमांडर मिलान का गला पकड़ लेता है और बोलने लगता है अब बस तुम ही बचे हो, अब बताओ तुम
क्या ही कर लोगे मेरे साथ। और ये बोलने के बाद वो दोबारा बोलने लगता है कि मैंने सोचा था कि तुम सर डियोन के एक सबॉर्डिनेट हो तो तुम्हारे अंदर पावर होगी, नहीं तुम तो एक कमजोर से इंसान हो, उसके अलावा कुछ नहीं। मैं अभी भी उनको सर डियोन क्यों कह रहा हूँ, वो तो अब पूरी तरह से ट्रेटर बन चुकी हैं, उनका नाम अब से ट्रेटर होगा। इधर मिलान की हालत खराब हो रही थी, दूसरी तरफ से कॉप्स कमांडर बोले जा रहा था चलो मर भी जाओ। उतने में ही पीछे से क्लेटर बोलने लगता है तुम्हारे जैसा एक कमजोर सा कॉप्स कमांडर हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। जैसे ही वो पीछे मुड़ के देखता है वहाँ पे क्लेटर आ चुका था, उसने अपने एक हाथ से उसका पंख पकड़ लिया था और उसके पंख को पकड़ते हुए बोले जा रहा था तुम अभी क्या बोल रहे थे, तुम्हारी रेस हमसे ऊपर है, नहीं तुम हमसे भी नीचे हो। और उसको देख के कॉप्स कमांडर बोलने लगता है तुम अभी भी जिंदा हो। ये बात सुनते ही क्लेटर भी बोलने लगता है तुम्हारी सबसे बड़ी गलती ये थी, तुमने मुझे वहाँ छोड़ दिया। और क्लेटर अपनी पूरी पावर से कॉप्स कमांडर का पंख उखाड़ के फेंक देता है और वो बोले जा रहा था मेरे विंग्स को उखाड़ो मत, लेकिन क्लेटर मानता नहीं, वो उसके विंग्स को उखाड़ के फेंक देता है। और सामने से मिलान बोले जा रहा था तुम्हें अपने गार्ड को कभी डाउन करना ही नहीं था, वो बेचारा कुछ कर पाता उससे पहले ही उसके शरीर में काफी सारी स्वॉर्ड और स्पेयर घुसा दिए। इधर वो बोले जा रहा था मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम मेरे हाथों से आज मर के ही रहोगे। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगता है यहाँ बहुत कुछ गलत हो रहा है, मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीजें डेमन किंग को बतानी ही पड़ेंगी, मैं उनको बता के ही रहूंगा कि डेमन हार्ट पूरी तरह से ट्रेटर बन चुका है, हम उसे मार दें। इधर सामने से मिलान चलता हुआ आ रहा था, वो बोल रहा था अब बताओ तुम क्या करोगे। और वो अपनी स्वॉर्ड को उठा लेता है उसकी गर्दन को काटने के लिए और बोल रहा था अगर हम यहाँ मर गए ना तो हमारे बॉस आएंगे हमको दोबारा से मारने के लिए, इससे अच्छा हम यहाँ मरेंगे ही नहीं, तो वो हमसे कुछ नहीं बोलने वाले। इधर उन दोनों को देख के उसकी हालत खराब हो रही थी, सामने से वो बोले जा रहे थे गुड नाइट कॉप्स कमांडर, और वो दोनों मिलकर उसकी गर्दन को काट के सामने सैन एम्पायर के सोल्जर थे उनको दे देते हैं और बोलते हैं कि तुम इसको लेके जा सकते हो। और कॉप्स कमांडर की गर्दन को देख के वहाँ जितने भी सोल्जर थे एक दूसरे से बात कर रहे थे, इन दोनों ने मिलकर एक कॉप्स कमांडर को मार दिया। और उनको ऐसा करता हुआ देख वो दोनों के दोनों बोलने लगते हैं क्या तुम इनको लेके नहीं जाने वाले, अगर तुम इनको नहीं लेके जा रहे तो हमारे साथ चलो। ये धमकी सुनते ही उनकी हालत खराब हो जाती है, वो बोलने लगते हैं ठीक है हम लेके इसको जा रहे हैं, और वो उसकी गर्दन को उठाते हैं और लेके चले जाते हैं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डेमोनियम के बैरिक के अंदर, वहाँ पे सारे के सारे लोग नाइट बैठे हुए थे, वो सोच रहे थे ये दोनों पता नहीं कहाँ चले गए। उतने में ही वो दोनों वहाँ आ जाते हैं, उनको देख के वो सारे बोलने लगते हैं आखिरकार तुम जिंदा हो। इतना सुनते ही क्लेटर भी बोलने लगता है तुमने क्या सोचा वो कमीने हमको मार सकते हैं। उतने में ही मिलान उसकी खोपड़ी में एक मुक्का मारता है और बोलने लगता है कि अभी हमें ये सोचना चाहिए कि हम बॉस से क्या बोलें क्या नहीं। इतना सुनते ही क्लेटर भी बोलने लगता है हाँ तुम सही बोल रहे हो, अभी के टाइम हमें ये सोचना चाहिए कि हम बॉस से क्या बोलेंगे। और ये सोचते सोचते वो दोनों कुर्सी पे बैठ जाते हैं। इधर मिलान सोच रहा था मैं क्या करूं क्या नहीं, मुझे क्या बोलना चाहिए बॉस से। उतने में वहाँ पे अपने डियोन हार्ट आ जाता है। फिर मिलान बोलने लगता है कि जब हमने कॉप्स कमांडर की गर्दन को काट दिया था उस वजह से सैन एम्पायर के जितने भी सोल्जर थे वो सारे के सारे डर गए थे, और उसके बाद उन्होंने हमारे साथ फाइट भी नहीं करी और उसके सिर को लेके चले गए। इधर अपना क्लेटर बोले जा रहा था हमें पता है कि आप हमसे ये बाद में बोलने वाले थे, इससे अच्छा हमने ये काम अभी कर दिया। इधर अपने डियोन हार्ट को इतना गुस्सा आ रहा था, वो गुस्से में दोनों को पीट देता है और उन दोनों को इतना पीटता है। बेचारा क्लेटर बोल रहा था हम दोनों पेशेंट हैं, आप हमें इतना नहीं मार सकते। इधर अपने डियोन हार्ट बोलने लगता है मैंने तुम्हें ऑर्डर दिया ही नहीं तो तुम वहाँ कैसे चले गए, चलो छोड़ो इस बात को, तुम दोनों वहाँ से जिंदा वापस आ गए, मेरे लिए इतना ही काफी है। इधर मिलान बोल रहा था बॉस। दूसरी तरफ डियोन हार्ट सुनता नहीं, वो बोलने लगता है तुम जाओ वापस और रेस्ट करो, और बेचारा जाते हुए रो भी रहा था। डियोन हार्ट सोचे जा रहा था मैं अपने साथियों को छोड़ नहीं सकता, ना ही उन्हें मरने के लिए कहीं भेज सकता। और डियोन हार्ट का ऐसा चेहरा देख के मिलान भी बोलने लगता है हमने बॉस के लिए काफी बड़ी मुसीबत खड़ी कर दी, वो काफी टेंशन ले रहे थे हमारे बारे में। उतने में एक सोल्जर बोलने लगता है डैन तुम्हारे चेहरे के साथ क्या हुआ, तुम्हें किसने पीट दिया। फिर डैन बोलने लगता है मास्टर ने। इतना सुनते ही वो भी बोलने लगता है कि तुमने भी कोई बड़ी गलती कर दी, इस वजह से तुम आज पिटे हो। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है डियोन हार्ट पे। डियोन हार्ट एक प्यादे को पकड़ रखा था, वो बोल रहा था आखिरकार एक तो मेरे सामने से खत्म हुआ, और डियोन हार्ट उसको कचरे के बॉक्स में फेंक देता है और फेंकने के बाद बोलने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द अपना सारा काम खत्म करना ही पड़ेगा। और उसके बाद डियोन हार्ट अपने एक सोल्जर को ऑर्डर दे देता है और बोलता है कि हर एक बैरिक के अंदर जाओ और सबसे बोलो हम फाइट करने के लिए जा रहे हैं। इतना सुनते ही उसका सोल्जर बोलने लगता है यस सर, और एक बात का तुम ध्यान रखना आज नहीं जा रहे, हम कल जाएंगे फाइट करने के लिए, तो सबको बोल देना सारे के सारे लोग तैयार हैं, हम अटैक करेंगे सैन एम्पायर पे। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है बैटल फील्ड के अंदर। इधर डिवन बोले
जा रहे थे। सारे के सारे D1 तैयार हो जाओ, इन कमीने ह्यूमन को हम मार के ही रहेंगे यहाँ पे, क्योंकि इन कमीनों ने हमारे एक कॉर्प्स कमांडो को मार दिया है तो इन्हें उसकी कीमत देनी ही पड़ेगी। ये बोलते ही वहाँ पे फाइट स्टार्ट हो जाती है। दोनों तरफ से एक दूसरे को मारा जा रहा था और इनके बीच में अपना डैन भी था। डैन भी वहाँ पे मारने में लगा हुआ था। उतने में ही उसके ऊपर एक स्टोन आके गिरने वाला था, लेकिन उसको एक स्पेयर आके तोड़ देता है। इधर अपना डैन सोच रहा था मुझे किसने बचाया। जैसे ही वो पीछे पलट के देखता है वहाँ पे डियोनार्ड था और डियोनार्ड को देख के वो बोलने लगता है थैंक यू मास्टर। इतना सुनते ही डियोनार्ड अपना चेहरा मोड़ के वहाँ से चला जाता है। अपना डैन सोच रहा था इन्हें क्या हो गया, क्या ये अभी भी मुझसे गुस्सा है। इधर डियोनार्ड गुस्से के अंदर उसके रास्ते में जितने लोग आ रहे थे उन्हें गाजर मूली की तरह काटने में लगा हुआ था। डियोनार्ड तो सिर्फ मौका देख रहा था, उसे जितने इंसान मिले वो उतने इंसानों को काट सके। उतने में ही वो वहाँ पे 5-6 इंसानों को एक बार में काट देता है और उनको काटने के बाद सोच रहा था ये कितने कमजोर हैं, इनको तो मैं आसानी से हरा ही दूंगा। और डियोनार्ड को ऐसा देख वहाँ पे जितने भी D1 थे वो बोलने लगते हैं कि सर डियोन कितने पावरफुल हैं, जब तक सर डियोन हमारे साथ रहेंगे हम इन कमीनों को आसानी से मार देंगे। और इनकी लड़ाई को ऊपर से एम्प्रेस भी देख रही थी और बोल रही थी मैं सोच रही हूँ कि हमें पुराने वाले लेसन से सीख लेना चाहिए था। पिछली बार भी डियोनार्ड आया था, उसने हमारी सारी आर्मी को खत्म कर दिया था। इस बार तो उसके नंबर भी ज्यादा हैं और साथ में जब भी डियोनार्ड अपने आर्मी के साथ आता है उसके जितने भी D1 है उनकी मोरल वैल्यू बढ़ जाती है और वो और अच्छे से फाइट करते हैं। और ये बोलने के बाद वो सोचने लगती है कि मैं पुरानी बातों को याद करूं। डियोनार्ड आया था मेरे पास और उसने बोला था मैं मारूंगा D1 किंग को। उस वजह से मैंने उस बात को यानी कितनी बार सोचा, मैं उसको अपने दिमाग से निकाल नहीं पा रही। डियोनार्ड ने ऐसा क्यों बोला कि वो D1 किंग को मारना चाहता है। अगर वो D1 किंग को मारना ही चाहता है तो हमारे साथ क्यों फाइट करने में लगा हुआ है। और साथ में उसने मुझसे ये भी बोला था ये वाला कॉर्प्स कमांडर ये मेरे रास्ते के बीच में आएगा, इससे अच्छा मैं इसको पहले ही मार दूं। और उसने हमसे बोला था तुम इसको मार दो, लेकिन हमने उसको नहीं मार पाए। इस वजह से क्या वो हमसे गुस्सा हो गया है और वो डायरेक्ट फाइट करने के लिए आ गया है यहाँ पे। अब मैं सोचूं डियोनार्ड ने क्यों ही अपने हंटिंग डॉग को वहाँ छोड़ा था, क्योंकि उसके जितने भी हंटिंग डॉग हैं वो इतने केपेबल हैं, वो किसी भी कॉर्प्स कमांडो को हरा भी सकते हैं। खासकर वो दोनों, उन दोनों ने मिलकर एक कॉर्प्स कमांडो को मार दिया। नीचे डियोनार्ड ने अपने स्पेयर से किसी के माथे में छेद कर दिया था और उसको निकालने के बाद वो चारों तरफ देख रहा था और सोच रहा था मेरा अटैक स्मूथली जा रहा है, ऐसा होता रहा तो मैं जल्द से जल्द इस एम्पायर को जीत लूंगा। लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही, इस सैन एम्पायर के एम्प्रेस ने हमारे अटैक को क्यों ही ले रही है, ये कुछ कर क्यों नहीं रही। इसने अपने सोल्जर भेज दिए हमसे फाइट करने के लिए, इसे पता होना चाहिए था इसके पास कोई चांस नहीं है ये हमको हरा दे, लेकिन इसने तब भी अपने सोल्जर भेज दिया मेरे से फाइट करने के लिए। उतने में ही ऊपर से एम्प्रेस बोलने लगती है वो लोग यहाँ आ ही गए। इधर नीचे डियोनार्ड पे एक अटैक आ रहा था, लेकिन डियोनार्ड उसको डॉज कर लेता है। जैसे वो सामने देखता है वो शॉक हो जाता है। वहाँ से काफी सारे एरो आ रहे थे डियोनार्ड को मारने के लिए, लेकिन डियोनार्ड उन सबसे बचते हुए सोच रहा था क्या हमारे ऊपर एम्बुश हो रहा है, इनके पास रीइंफोर्समेंट आ कहाँ से रही है, क्या ये एस्मेनास के इंपीरियल आर्मी है। इधर वो सारे आर्मी के सोल्जर आ गए थे D1 से फाइट करने के लिए और डियोनार्ड को समझ में आ जाता है एस्मेनास के साथ लूच किंगडम भी आया था अपनी आर्मी को लेके। वो आते हुए बोल रहे थे मार दो इन कमीने D1 को, इन्होंने हमारे साथ बहुत बुरा करा है। इधर डियोनार्ड को गुस्सा आ रहा था, वो सोच रहा था इन कमीनों ने मेरे साथ बिट्रे करा, मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। फिर अपना सीन शिफ्ट होता है लूची किंगडम पे। वहाँ पे एक बंदा सारी रिपोर्ट दे रहा था, वो बोल रहा था सारे हीरो भेज दिए गए हैं सैन एम्पायर की तरफ और ये रास्ता और किसी ने नहीं, सैन एम्पायर ने ही बताया है। ये बात कुछ ज्यादा ही सीक्रेट है तो आप चिंता मत करिए, वो कमीने D1 उनको ढूंढ नहीं पाएंगे। इतना सुनते ही लूची किंगडम का एम्परर बोलने लगता है अच्छा रहेगा वो हमको ढूंढ ना पाए वरना हम काफी बड़ी दिक्कत में आ सकते हैं। ऊपर से जब मेरा छोटा भाई मरा था मैंने सोचा था मैं पूरी दुनिया को जला दूंगा, और वो भी पुरानी बातों को याद करने लगता है। मेरे पास एक प्रपोजल आया था, एक बंदा आके मुझसे बोला था मैं आपके साथ अलायंस बनाना चाहता हूँ सिर्फ डियोनार्ड को मारने के लिए। इधर वो बंदा शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था आपको भी पता है कि डियोनार्ड ने आपके साथ क्या करा है और साथ में एम्पायर आपसे माफी मांग रहा है क्योंकि वो आपकी मदद नहीं कर पाया, उसने सिर्फ आपका बेनिफिट उठाया और उसके अलावा आपके साथ कुछ नहीं करा। और उसकी आंखों को देख के एम्पायर भी सोचने लगता है कि मैंने इसकी आंखें पहले भी देखी है। फिर उसको याद आ जाता है डेमी के बारे में। जैसे ही उसको याद आता है वो बोलने लगता है कि क्या तुम्हारी कोई यंगर सिबलिंग थी जो कि मर चुकी है। डेमी का भाई बोलने लगता है हाँ वो ही थी मेरी छोटी बहन, उस कमीनी ने मेरी छोटी बहन को मार दिया, मैं उसका बदला लूंगा उससे। ये बात सुनते ही अपने एम्पायर को भी खुशी मिलती है, वो भी सोचने लगता है कि अब टाइम आ गया है लूची किंगडम का, अब वो भी जाएगा उन कमीनों पर अटैक करने
करने के लिए। फिर अपना सीन प्रेजेंट में आ जाता है। इधर डेमी का भाई बोले जा रहा था, भले ही तुम एक वॉरियर हो तब भी तुम्हें काफी दिक्कत आएगी इतने सारे सोल्जरों से फाइट करने के लिए। फिर हमको दिखाते हैं लियोनार्ड को तीनों तरफ से घेर लिया गया था। इधर डेमी का भाई शांत नहीं होता, वो तो बोले ही जा रहा था, तुम सबसे बड़े ह्यूमैनिटी के ट्रेटर हो, इससे तुम्हें हराने के लिए हम इतने सारे लोग आए हैं, आज तुम मरोगे जहाँ पे लियोनार्ड। और लियोनार्ड उसको देख के बोलने लगता है, लेकिन तुम हो कौन? इतना सुनते ही वो भी बोलने लगता है कि चलो मैं तुम्हें अपना ऑफिशियल इंट्रोडक्शन देता हूँ, मेरा नाम रेंडर राइनार है। इतना सुनते ही अपने लियोनार्ड बोलने लगता है, राइनार तुम डेमी के बड़े भाई हो, क्या तुम यहाँ पे आए हो रिवेंज लेने के लिए? इतना सुनते ही रेंडर मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि नहीं, मैं रिवेंज लेने के लिए नहीं आया हूँ, मैं आया हूँ प्रोटेक्ट करने के लिए पूरे ह्यूमैनिटी वर्ल्ड को। और वो अपने सारे सोल्जरों को अटैक करने के लिए ऑर्डर दे देता है और उसके सारे सोल्जर लियोनार्ड पर अटैक करने के लिए चले भी जाते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाते। लियोनार्ड एक ही स्विंग के अंदर सबको काट देता है। फिर लियोनार्ड उनको काटने में लगा हुआ था एक एक करके। दूसरी तरफ इधर रेंडल बोले जा रहा था, अभी के टाइम में लियोनार्ड काफी सारे एलाइट सोल्जर के साथ फाइट करने में लगा हुआ है, मैं सरप्राइज नहीं हूँ क्योंकि वो एक वॉरियर है। उतने में उसका सबऑर्डिनेट बोलने लगता है, लेकिन सर अभी हम क्या करें, ऊपर से हमारे पास न्यूज भी आ रही है इंपीरियल आर्मी हार रही है वहाँ पे, और इधर सैन एम्पायर हार गया तो काफी बड़ी दिक्कत हो जाएगी, हमें किसी न किसी को तो बचाना ही पड़ेगा। इस टाइम लियोनार्ड की जितनी आर्मी थी उन सब पे भारी पड़ रही थी। उतने में रेंडल बोलने लगता है, इसी वजह से तो हम आए हैं लियोनार्ड को यहाँ मार सकें। और ये बोलने के बाद वो मुस्कुराने लगता है और बोलता है कि इसी वजह से तो हमने सारे हीरो को एक जगह गैदर कर रखा है, क्योंकि हमें भी पता है कि अगर हमने लियोनार्ड को अभी नहीं मारा तो आगे जाके हम उससे हार जाएंगे। लेकिन हम काफी लकी हैं क्योंकि हमारे पास उसकी सारी की सारी वीकनेस है। इधर लियोनार्ड उनसे फाइट करते हुए सोच रहा था, ये सारे के सारे सोल्जर नॉर्मल नहीं है, ये सोल्जर सारे के सारे एलाइट हैं, क्योंकि मैं इन पर अटैक कर रहा हूँ, मेरे अटैक को इंड्योर भी कर रहे हैं और साथ में अटैक भी कर रहे हैं। और ये सोचते सोचते अपने लियोनार्ड का माथा गर्म हो जाता है। फिर वो अपनी पावर को दिखाते हुए जमीन को तोड़ते हुए बोलने लगता है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं दिक्कत में आ सकता हूँ, मुझे इन्हें जल्द से जल्द मारना ही पड़ेगा। उतने में रेंडल बोलने लगता है कि ये सारे के सारे हीरो कैंडिडेट हैं और मेरे सारे सबऑर्डिनेट सुनो, तुम अटैक करो लोफ्टी नाइट पे। इतना सुनते ही अपने लियोनार्ड को भी गुस्सा आ जाता है और वो सोचने लगता है, क्या मेरी नाइट मुसीबत में इस टाइम पे? जैसे लियोनार्ड साइड से देखता है वहाँ पे मिलान पे एक अटैक आ रहा था। इधर मिलान सोच रहा था, नहीं मैंने गलती कर दी, अब मैं इसको डॉज भी नहीं कर सकता। जैसे लियोनार्ड ये देखता है कि मिलान मरने वाला है, उतने में लियोनार्ड जिसके साथ फाइट कर रहा था उसको बीच में से काटते हुए मिलान की तरफ जा रहा था और बोले जा रहा था, मिलान प्लीज मेरा वेट करो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें बचाने के लिए। और जैसे लियोनार्ड वहाँ पहुंचता है वहाँ पे खून की बौछारें हो जाती हैं। अगर आगे देखना है क्या हुआ है तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो एंड सब्सक्राइब भी करो।